वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर के सिलेबस के अंतर्गत यूनिट सेकंड के लास्ट पार्ट अर्थात जो इसका सी पार्ट है, थर्ड पार्ट है, उसके अंतर्गत हमें रीडिंग के बारे में पढ़ना है। रीडिंग, साइलेंट रीडिंग और रैपिड रीडिंग के बारे में पढ़ना है। टॉपिक आपके सामने मेंशन है, रीडिंग, साइलेंट रीडिंग व रैपिड रीडिंग, जिसके अंतर्गत हम रैपिड रीडिंग अर्थात हम सस्वर वाचन के बारे में जानकारी ले चुके हैं और साइलेंट रीडिंग के बारे में पढ़ना, मौन वाचन के बारे में पढ़ना भी हमने स्टार्ट कर दिया था। लास्ट क्लास में हमें मौन वाचन का जो कॉन्सेप्ट है और इसके अलावा इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या मेरिट्स हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। आज की क्लास में हम फैक्टर्स की बात करने वाले हैं। मौन वाचन को प्रभावित करने वाले या प्रभाव डालने वाले मौन वाचन पर कौन कौन से तत्व होते हैं, उन पर बात करेंगे। जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो मौन वाचन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इनकी बात करेंगे। कुछ बिंदु आपके सामने यहाँ पे मेंशन है, तो एक एक करके हम इन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट जो आपके पास पॉइंट है वो है नित्य अभ्यास। नित्य अभ्यास, डेली प्रैक्टिस, यानी मौन वाचन के लिए हमें उसकी डेली प्रैक्टिस करनी जरूरी है। मौन वाचन प्रभावित होता है प्रैक्टिस से, यानी हम मौन वाचन में कैसे अभ्यस्त हो सकते हैं या कैसे हम अपने स्टूडेंट को साइलेंट रीडिंग में एकदम परफेक्ट बना सकते हैं, जिससे कि उसकी गति भी बहुत अच्छी हो जाए, जो वो वर्ड पढ़ करके जो उनका अर्थ ग्रहण कर रहा है वो भी एकदम सही करे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, नित्य अभ्यास कराएं, डेली प्रैक्टिस कराएं, यानी उसको डेली रीड करना है। डेली रीडिंग के अंदर जो है उसको टाइम देना है। इस तरह से नित्य अभ्यास मौन वाचन को प्रभावित करता है। नित्य अभ्यास से मौन वाचन बहुत ही अच्छा हो सकता है और इसके अलावा अगर अभ्यास नहीं किया जाएगा तो मौन वाचन में रुकावट आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विषय की सरलता एवं बोधगम्यता। विषय की सरलता एवं बोधगम्यता यानी इजीनेस या अंडरस्टैंडिंगनेस देखनी है किसकी, सब्जेक्ट की। अब ये डिपेंड करता है कि बच्चा जिसकी साइलेंट रीडिंग कर रहा है, जिस सब्जेक्ट को बच्चा पढ़ रहा है, उस सब्जेक्ट को बच्चा कितना इजी समझता है या फिर कितनी उसको समझ है, उसकी उस विषय की इजीनेस कितनी है अर्थात उसकी सरलता कितनी है। क्या वो इजी लगता है उसको या फिर उसको डिफिकल्ट लगता है या फिर उसको वो सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आता, उसके बारे में उसकी कोई बोधगम्यता ही नहीं है, बोध ही नहीं है उसके पास, अंडरस्टैंडिंग बनी नहीं है उसके बारे में। तो ये भी प्रभावित करने वाला तत्व है हमारी साइलेंट रीडिंग को। तो विषय अगर सरल होगा, बोधगम्य होगा, तो बच्चे का मौन वाचन भी बहुत अच्छा होगा। और अगर विषय अच्छा नहीं लगता उसको या सरल नहीं लगता या उसको समझ में नहीं आता, तो उसकी मौन वाचन की जो गति है वो अपने आप ही धीमी हो जाएगी। तो इस वाचन को, इस मौन वाचन को हमें एक अच्छा मौन वाचन नहीं कह सकते। उसके बाद के थर्ड पॉइंट है नेत्रों की सक्रियता। स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्लास में जब हमने मौन वाचन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वहाँ पे ही बात कर चुके थे कि मौन वाचन में क्या होता है, केवल मस्तिष्क और हमारे नेत्र ही सक्रिय रहते हैं। मौन वाचन के लिए मस्तिष्क का और नेत्रों का सक्रिय होना जरूरी है। इसके अलावा इनका एकाग्रचित होना भी बहुत जरूरी है। तो मौन वाचन में क्योंकि हम मुंह से बोल करके कुछ भी ऐसा हम रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी मुंह का तो या हमने होठों का या जो हम स्वर निकालते हैं उसका तो प्रयोग ही नहीं करना ना। हमें क्या करना है, आंखों और मस्तिष्क को सक्रिय करते हुए पढ़ करके उस सामग्री का, उस छपी हुई या लिखित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना है। इसी को तो मौन वाचन कहते हैं। तो मौन वाचन में नेत्रों की सक्रियता बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो नेत्रों की जो सक्रियता है वो भी प्रभावित करती है हमारे मौन वाचन को। तो इससे ही पॉइंट निकल के या फिर एक कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि जिन बच्चों में, आप ये मान लीजिए, जिन बच्चों में कोई नेत्रों से संबंधित परेशानी है, कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उनका मौन वाचन भी प्रभावित होगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, किसी बच्चे के चश्मा लगा हुआ है, आंखों की जो रोशनी है वो कमजोर है उसकी, तो
वो उस दिन चश्मा अपना अगर बच्चा घर पे भूल आया है तो वो बच्चा मौन वाचन नहीं कर पाएगा अच्छी तरह से। तो ये तो छोटा सा एग्जाम्पल हो गया एक। इसके अलावा जिन बच्चों के नेत्रों में कोई समस्या है तो उनका भी मौन वाचन प्रभावित होने वाला है इस वजह से। तो नेत्रों की सक्रियता, इसके अलावा जिनकी आंखें सही हैं, ठीक है, ये तो हो गई बात कि जिनकी आंखों में समस्या है। इसके अलावा जिन बच्चों की आंखों में कोई समस्या नहीं है लेकिन सक्रियता नहीं है, वो एक जगह पर टिक करके कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, तो मौन वाचन के दौरान जो आंखों को और मस्तिष्क को सक्रिय रखने की, एकाग्र रखने की जरूरत होती है, तो उसके चलते हुए, उसका ऐसा ना करते हुए वो अच्छे से मौन वाचन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो चाहे नेत्रों में समस्या है तब भी उस पर प्रभाव पड़ेगा उसकी मौन वाचन पे, और बनता भी है पढ़ना। और अगर समस्या नहीं है लेकिन वो सक्रिय नहीं है ना, उसका कोई फोकस या ध्यान नहीं है सामग्री पे, तब भी वो मौन वाचन, अच्छा मौन वाचन नहीं कहलाए पाएगा। उसके बाद देखिए 4th पॉइंट आपके सामने है, शब्दों को कंठस्थ करने का प्रयत्न। शब्दों को कंठस्थ करने का प्रयत्न, इससे क्या मतलब निकलता है? तो देखिए शब्दों को कंठस्थ करने का मतलब ये होता है कि हमें ये पता है कि सस्वर वाचन पहले कराया जाता है और सस्वर वाचन में बच्चा जब अभ्यस्त हो जाता है तब उसको मौन वाचन की ओर लेकर के जाया जाता है। तो यहाँ पे जब बच्चा सस्वर वाचन करता है तो उस दौरान उसे नए नए शब्द जानने को मिलते हैं। स्टार्टिंग की क्लासेस में हम बात कर चुके हैं, बच्चा पहले सस्वर वाचन ही करता है तो उसको जो नए नए शब्द मिलते हैं वो इतना ज़्यादा उनका अभ्यस्त हो जाता है या उसकी प्रैक्टिस हो जाती है कि जैसे वो शब्द को देख लेता है उसको ये पता चल जाता है कि ये लिखा हुआ, ठीक है, यही लिखा हुआ। तो यही है शब्दों को कंठस्थ करना, यानी जब बच्चे का सस्वर वाचन के दौरान नए नए शब्दों से सामना होता है, वो उनको अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लेता है, उसका शब्द भंडार बड़ा हो जाता है और उसके बाद हम उसको मौन वाचन की ओर लेकर के जाते हैं, तो वहाँ पे बच्चे को ये प्रयत्न करना चाहिए सस्वर वाचन के दौरान ही। एज अ टीचर हमें ये प्रयास करना चाहिए कि बच्चे को शब्द याद हो जाए, जिससे क्या होगा, बच्चा जैसे ही उस शब्द को देखेगा जो कि रोज यूज होने वाले शब्द हैं, जैसे मान लीजिए कारक चिन्ह ही है, का के की, है ना, रा रे री, संबोधन चिन्ह। अब का के की का वाक्यों में कितना प्रयोग होता है, तो बच्चा अभ्यस्त हो जाए ना उनके लिए, यही तो हम चाहते हैं। ने है, इससे अभ्यस्त हो जाए, है ना, द्वारा शब्द है तो ये कारक चिन्ह है या फिर संज्ञाएं हैं या सर्वनाम है, तो इन सबसे वो बच्चा इतना अभ्यस्त हो जाए कि जब वो सस्वर वाचन के बाद मौन वाचन करेगा तो जैसे ही वो रीड करेगा शब्दों को उसको याद आ जाए कि अच्छा ये तो ये शब्द है। तो ये होता है शब्दों को कंठस्थ करने का प्रयत्न, तो ये भी प्रभावित करता है मौन वाचन को। नेक्स्ट देखिए 5th पॉइंट है आपके सामने, वाचन के उद्देश्य की स्पष्टता। वाचन के उद्देश्य की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिवनेस ऑफ रीडिंग, यानी रीडिंग किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किस ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट के लिए की जा रही है, वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि हमने बात की थी कि मौन वाचन भी 2 प्रकार का होता है, गंभीर भी होता है और इसके अलावा द्रुत भी होता है। गंभीर का मतलब गहन, या गंभीर से मतलब ये है कि ऐसी रीडिंग जिसके अंदर हमें एक एक लाइन का अर्थ समझना जरूरी है। और द्रुत में मान लीजिए आप कोई कहानी पढ़ रहे हो टाइम पास करने के लिए, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने के लिए, तो वहां पे ये दोनों प्रकार का जो वाचन है ना वो मौन वाचन के अंतर्गत ही आएगा। तो वाचन के उद्देश्य की स्पष्टता भी प्रभावित करती है हमारे मौन वाचन को। अब देखिए एग्जाम है कल, ठीक है, तो आज आप जो रीड करेंगे आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अरे कल ये एग्जाम में आने वाला है और आप जो है उस पर क्या करोगे, गहन अध्ययन करोगे ना। अब उद्देश्य यहाँ पे क्या अलग है कि क्या आपको एग्जाम में रैंक लेकर के आना है या आपको एग्जाम पास करना है ना। और यहाँ पे क्या होगा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँगी, इसके अलावा अगर बात करूँगी तो आप फ्री बैठे और कोई आपने बुक उठाई और आप वहाँ पे बैठ करके रीड कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, समय का अपना सदुपयोग कर रहे हैं, कुछ नया जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे उद्देश्य अलग है, वहाँ पे उद्देश्य अलग है। तो वाचन के उद्देश्य की स्पष्टता भी जरूरी है,
ठीक है, जरूरी है हमें जब ये उद्देश्य क्लियर हो, बच्चे को ये बता दें कि वो जो ये रीड कर रहा है वो इसके आगे कहाँ पे काम आने वाला है, तो इससे उसको बेनिफिट ही मिलेगा, उसको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी ऐसा बताया जाना भी जरूरी है। उसके बाद देखिए पाठ्य विषय की रोचकता, रुचि, रुचि से ही रोचकता शब्द बना है। अगर बच्चा जिस भी सामग्री का वाचन कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, वो सामग्री या वो सब्जेक्ट उसकी रुचि का है, उसके इंटरेस्ट का है, तो इसका मतलब उसमें वो खास अपनी जो है अपनी ये कह सकते हैं प्रतिभा दिखाएगा। मौन वाचन भी उसका बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि मौन वाचन कहें या सस्वर वाचन कहें, तो ये छपी या लिखित सामग्री का जब तक बच्चे को अर्थ ग्रहण नहीं होता तब तक कोई फायदा नहीं है। तो अर्थ ग्रहण उसको तभी होगा जब उसको रुचि होगी, और रुचि तभी होगी जब वो सब्जेक्ट उसको अच्छा लगता होगा। तो बच्चे को वो सब्जेक्ट या वो जो सामग्री है वो जिस भी किसी सब्जेक्ट की है, बच्चे को अगर वो पसंद है तब भी बच्चे का मौन वाचन उससे प्रभावित होने वाला है। तो अब देखते हैं इसके अपोजिट में, अगर बच्चे को वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता तब भी उसका मौन वाचन प्रभावित होगा। तो जो पाठ्य विषय है या जो पाठ्य सामग्री भी कह सकते हो आप इसको, आप मैंने यहाँ पे पाठ्य विषय लिखा है, पाठ्य सामग्री भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। तो पाठ्य विषय या फिर पाठ्य सामग्री की रोचकता भी प्रभावित करती है मौन वाचन को। ठीक है, चलिए ये वाली साइड वाले पॉइंट्स हमने कर लिए हैं, अब दूसरी साइड की ओर बढ़ते हैं। 7th पॉइंट देखिए आपके सामने, शब्दों एवं वाक्यों के अर्थ की स्पष्टता। यहाँ पे ये जो हमने 4th पॉइंट में पढ़ा था वही चीजें यहाँ पे हैं, यानी बच्चे को मौन वाचन से पहले जब सस्वर वाचन कराया जाता है या हम खुद जब मौन वाचन की ओर बढ़े तो उससे पहले जब हम सस्वर वाचन करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द या फिर ऐसे वाक्य हैं जिनसे हम अभ्यस्त हो जाते हैं, डेली प्रैक्टिस के द्वारा हमें वो याद ही हो जाते हैं, उनका अर्थ पता होता है। तो जब हम मौन वाचन की ओर बढ़ते हैं तो मौन वाचन के दौरान जब हम उन्हीं शब्दों और उन्हीं वाक्यों को दोबारा से देखते हैं तो हमें रिकॉल हो जाता है, प्रत्यास्मरण हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमें ये लगता है कि ये तो वही है, इसका शब्द यही है, और जब हम उसका शब्द का अर्थ जानते हैं, वाक्यों का अर्थ जानते हैं, तो हम कहीं भी मौन वाचक में अटकते नहीं हैं और सीधा आगे बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा कभी भी आप चेक कर लेना, आप साइलेंट रीडिंग जब कोई बुक लेकर के पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे कोई भी ऐसा शब्द आ जाता है जिसका आपको मीनिंग नहीं पता होता, तो आपकी जो रीडिंग है वहीं पे ही ब्रेक हो जाती है, वहीं पे ही आप रुक जाते हो और सोचने लगते हो कि पहले इस वर्ड का मुझे मीनिंग पता चले तभी मैं आगे बढ़ूँ। ये चीज़ आपने देखी ही होगी। तो शब्दों और अगर वाक्यों की स्पष्टता होती रहती है अर्थात अर्थ ग्रहण होता रहता है साइलेंट रीडिंग के दौरान, मौन वाचन के दौरान, तो बच्चा आगे बढ़ता रहता है, हम आगे बढ़ते रहते हैं। और जैसे ही कोई ऐसा शब्द या वाक्य आ जाता है जिसका हमें मीनिंग नहीं पता होता तो इससे क्या होता है, इससे हम वहीं रुक जाते हैं। उस शब्द या अर्थ का मीनिंग जब तक हमें नहीं मिलता हम तब तक उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये भी एक कारक है कि अगर बच्चे को शब्दों और वाक्य जो भी उस रीडिंग में आए हैं उनका अगर अर्थ स्पष्ट नहीं होगा तो भी मौन वाचन प्रभावित होगा। तो ये भी मौन वाचन में प्रभाव डालने वाला फिर एक तत्व हो जाता है। उसके बाद देखिए आयु एवं बुद्धि के साथ अनुकूलता, ये तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी मैटर बच्चा रीड कर रहा है, जिस भी सामग्री का बच्चा वाचन कर रहा है, ये ज़रूरी है कि वो उसकी आयु के अनुकूल हो। ठीक है, आयु के अनुकूल हो और फिर बुद्धि के भी अनुकूल हो, ये ज़रूरी है। आप देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो केवल बहुत ही हम ये कह सकते हैं जिसमें गंभीर कोई चिंतन मनन की बात की गई है तो वो एक सामान्य बालक को नहीं समझ में आती, या एक स्लो लर्नर को या एक पिछड़े बालक को नहीं समझ में आने वाली है, और बच्चे को हम वो ऐसी किताब दे देते हैं पढ़ने के लिए जो उसकी आयु और उसकी बुद्धि के अनुकूल ही नहीं। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे बात की आयु की, तो यहाँ पे देखिए एक कोई मान लीजिए कोई 7th 8th क्लास का बच्चा है और उसको आप दे देते हो कोई हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जैसे बहुत ही गूढ़ ज्ञान वाले, गहन चिंतन वाले, विचार परक अपने जो निबंध लिखे हैं, या कोई मान लीजिए उपन्यास है उसको दे देते हो कि पढ़ इसको। एक 7th क्लास का बच्चा उस उपन्यास में कहाँ से इंटरेस्ट लेगा? इसका मतलब उसमें रुचि नहीं मिलेगी, यानी कि रोचकता नहीं होगी, और इसके अलावा उसमें जो शब्द होंगे, क्योंकि विचार परक निबंध या उपन्यास है
तो वहां पे शब्दों और वाक्यों के अर्थ उसको पता नहीं होंगे और फिर क्या होगा, उसका मौन वाचन, उसकी साइलेंट रीडिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आयु और बुद्धि के अनुसार ही हमें बच्चे को मैटर देना है, जिससे कि उसका मौन वाचन या साइलेंट रीडिंग बहुत ही अच्छे से हो सके और उसको अर्थ ग्रहण भी हो सके। इसके बाद देखिए शांत वातावरण, तो इसको तो एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। शांत वातावरण ज़रूरी है साइलेंट रीडिंग के लिए, क्योंकि अगर सभी बोल बोल करके रीडिंग करते हैं तो इससे क्या होता है, दूसरों को डिस्टर्बेंस होती है, एक दूसरे को डिस्टर्बेंस होता है ना, तो इस तरह से परेशानी ना हो दूसरे को, इसके लिए शांत वातावरण अर्थात सभी चुप होकर के मस्तिष्क और नेत्रों को सक्रिय रखते हुए फिर पढ़े, ये जरूरी है। तो अगर वातावरण शांत नहीं होगा, बहुत ज़्यादा शोरगुल है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा आवाज़ें हैं, ट्रैफिक है, तो इसके चलते भी साइलेंट रीडिंग बाधित होती है, साइलेंट रीडिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो ये भी एक तत्व है जो मौन वाचन को प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए मौन वाचन से पूर्व सस्वर वाचन, तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा ना, सस्वर वाचन से ही हम मौन वाचन की ओर बढ़ते हैं। तो जब हम बच्चे को सस्वर वाचन करा देते हैं और सस्वर वाचन कराने के बाद फिर उसी विषय सामग्री या उसी पाठ्य सामग्री को हम बच्चे को कहते हैं कि अब इसका मौन वाचन करो, तो वहां पे जब उसने सस्वर वाचन किया तब उस दौरान उसको शब्दों और वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो चुका था। इसके अलावा शब्दों को, कुछ ऐसे शब्द थे जिसको कंठस्थ भी कर चुका था, तो यहाँ पे अब उसके लिए वो जो भी सामग्री होगी वो सरल भी हो जाएगी और बोधगम्य भी हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि मौन वाचन कराने से पहले एक बार बच्चे को उसी सामग्री का, डायरेक्ट मौन वाचन करने के लिए सामग्री ना दी जाए, बल्कि क्या किया जाए, उसी सामग्री का पहले सस्वर वाचन करा दिया जाए। पहले हम उसकी एक रैपिड रीडिंग करा दें, उसके बाद साइलेंट रीडिंग करने के लिए बोले, तो बच्चे की स्पीड भी बढ़ जाएगी और इसके अलावा बच्चे को पहले से ही जो भी वो पैराग्राफ है या जो भी सामग्री है उसके अंदर जो भी शब्द हैं, वाक्य हैं, उनका अर्थ भी स्पष्ट हो जाएगा। उसको कुछ ऐसे शब्द होंगे जो कंठस्थ भी हो जाएंगे, जिससे गति भी अच्छी होगी और इसके अलावा उसके लिए वो पैराग्राफ या सामग्री बहुत ही ईजी हो जाएगी, बहुत ही उसके लिए बोधगम्य हो जाएगी, समझना आसान हो जाएगा। तो मौन वाचन से पहले सस्वर वाचन अगर करा दिया जाता है तो इससे भी मौन वाचन प्रभावित होता है। इसके अलावा देखिए, अच्छा इसके अंतर्गत एक चीज और मैं बता दूं, जो स्टूडेंट्स लैंग्वेज के हैं यहाँ पे उनको तो ये बात पता ही होगी कि हम जब अपना लेसन प्लान बनाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, यानी लैंग्वेज का मतलब आप समझ रहे हो ना, जिन्होंने बीएड करने के बाद भाषा का टीचर बनना है, भाषा का अध्यापक बनना है, उनकी बात कर रही हूँ। तो जब भी हम गद्य या पद्य का लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले अध्यापक आदर्श सस्वर वाचन करता है, उसके बाद बच्चे अनुकरण वाचन करते हैं और इसके अलावा फिर दोबारा से सस्वर वाचन करने के बाद जब लास्ट स्टेज होती है तो वहां पे बच्चे को मौन वाचन करने के लिए कहा जाता है। यानी पहले बच्चा सस्वर वाचन जब अध्यापक के द्वारा किया जाता है, जिसे हम आदर्श वाचन कहते हैं, उस दौरान साथ साथ में अध्यापक के किताब में से उस पाठ को या उस पैराग्राफ को पढ़ता है। फिर बच्चों में से एक बच्चा उसको खड़े होकर के पढ़ता है, तब भी वो साथ साथ में सारी क्लास पढ़ती है। और इसके अलावा जब हम उसको कठिन शब्दों के अर्थ करा देते हैं, बोध प्रश्न करा देते हैं, तो उसके बाद फिर उसको एक मौका दिया जाता है उसी पैराग्राफ की साइलेंट रीडिंग करने का, मौन वाचन करने का। तो जिन बच्चों ने स्टेप पढ़ रखे हैं, गद्य पद्य का लेसन प्लान, पाठ योजना जब हम बनाते हैं तो कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं, तो उनको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि वहाँ भी हम पहले सस्वर वाचन कराते हैं 2 बार और उसके बाद उसको मौन वाचन करने के लिए कहते हैं। तो इसके लिए इससे उसको बहुत फायदा मिलता है। तो ये ज़रूरी है कि मौन वाचन से पहले हम उसी सामग्री का बच्चे को सस्वर वाचन करवा दें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, धैर्य एवं एकाग्रता। धैर्य एवं एकाग्रता, पेशेंस एंड अटेंशन। तो बताइए, धैर्य और एकाग्रता जरूरी नहीं है क्या? बहुत जरूरी है। अगर हम में धैर्य नहीं है तो और इसके अलावा हमारी अटेंशन नहीं है, फोकस नहीं है, तब भी हमारी साइलेंट रीडिंग इससे प्रभावित होती है। तो
पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस होने का मतलब ये भी समझ लो कि अगर आपको साइलेंट रीडिंग करने के दौरान कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया है, तब आप क्या करेंगे? जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, जिस शब्द का आपको अर्थ नहीं पता है, तो आप किसी से पूछेंगे या फिर कहीं पे आप उसका मीनिंग ढूंढेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे ना। तो यही तो है आपका पेशेंस। और अटेंशन देना, अटेंशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप अटेंशन नहीं देंगे, आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, तो चूंकि साइलेंट रीडिंग में नेत्रों और मस्तिष्क की जो सक्रियता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। बिना सक्रियता के इन दोनों की आप वो जो आपके पास पठित सामग्री है उसका अर्थ नहीं जान सकते या उसको अच्छे से नहीं समझ सकते, अर्थात मौन वाचन का कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी पूरी अटेंशन, पूरा फोकस उसी सामग्री पे ही होना चाहिए, ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। तो धैर्य एवं एकाग्रता भी जरूरी है। इसके बाद देखिए, उचित आसन एवं मुद्रा, ये भी जरूरी है कि आपका आसन उचित हो, आप सही तरीके से बैठें साइलेंट रीडिंग के दौरान। और इसके अलावा आपकी जो आपका पढ़ने वाली जो सामग्री है, ऐसा कहा जाता है कि वो 35 सेंटीमीटर की दूरी पे होनी चाहिए आपसे। आप साइलेंट रीडिंग जब करें तो जो भी लिखित या आप छपी हुई सामग्री पढ़ रहे हैं, जिस भी चीज़ को आप रीड कर रहे हैं, जो भी आपके पास किताब है, नोट्स हैं, रजिस्टर है, जो भी है, तो आप उसको क्या करें, अपनी आंखों से उस विषय वस्तु को, उस कंटेंट को 35 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। ये एक आदर्श दूरी है साइलेंट रीडिंग के दौरान। तो इस तरह से आपकी उचित मुद्रा या उचित आसन भी बहुत जरूरी है। तो ये है मौन वाचन पर प्रभाव डालने वाले तत्व आपके सामने। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसके बाद हमने बात करनी है कि मौन वाचन का मूल्यांकन किस तरह से किया जाए। तो चलिए अब उसके बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, कई बार ये होता है कि साइलेंट रीडिंग में क्योंकि बच्चों ने बिना आवाज़ किए, बिना होठ हिलाए पढ़ना है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार बच्चे एक्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, हमें ये लगता है कि बच्चे साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं, सामग्री को पढ़ रहे हैं, गद्यांश को पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे होते हैं, केवल उसको देख रहे होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे ने उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? तो ये कुछ आपके सामने कुछ तरीके हैं कि जिससे आप मौन वाचन का मूल्यांकन कर सकते हो, इवोल्यूशन कर सकते हो साइलेंट रीडिंग की। अब ये 3 पॉइंट्स आपके सामने हैं। देखिए, पठित अवतरण या गद्यांश के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति, फिलिंग द ब्लैंक्स करवाइए। जो भी सामग्री आपने उसको पढ़ने के लिए दी है, उसमें से ही आप फिलिंग द ब्लैंक्स बना करके, रिक्त स्थान बना करके उन्हें पूरा कीजिए, उन ब्लैंक्स को भरवाइए उस बच्चे से। अगर उस बच्चे ने उस गद्यांश को, अवतरण को पढ़ा होगा, तभी वो उसके सही आंसर को वहाँ पे फिल कर पाए। ठीक है, तो पहला तरीका ये है कि जो भी उसने अवतरण या गद्यांश पढ़ा है, उसमें से रिक्त स्थानों की पूर्ति करवा लो। उसके बाद देखिए दूसरा तरीका कि आप पठित अवतरण या गद्यांश का सारांश, समरी लिखवा लो उससे। तो ये भी एक तरीका है। अब समरी तभी लिख पाएगा ना उस गद्यांश की या अवतरण की, जब उसने वो पैराग्राफ, गद्यांश या अवतरण पढ़ा होगा, तो समरी भी लिखवा सकते हो। और उसके अलावा तीसरा तरीका है कि उस पैराग्राफ के अंदर जो भी वर्ड्स आए हैं, उस अवतरण या गद्यांश में जितने भी कोई ऐसे शब्द आए हैं जिनका कि कुछ अर्थ अलग से निकलता है, आप उन शब्दों के अर्थ उनसे पूछ सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं। ठीक है, जो भी सामग्री उसने पढ़ी है उसमें से रिक्त स्थानों की पूर्ति करवा लो, या फिर उसकी समरी लिखवा लो, या फिर उसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं उनके मीनिंग्स पूछ लो, उसके शब्दों के अर्थ पूछ लो वहाँ पे। ये 3 तरीके हैं जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि मौन वाचन बच्चे ने या साइलेंट रीडिंग बच्चे ने की है या नहीं की है। मौन वाचन का मूल्यांकन हो जाएगा, साइलेंट रीडिंग की यहाँ पे इवोल्यूशन हो जाएगी, चेकिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ ही स्टूडेंट्स, जो हमारी साइलेंट रीडिंग, इसके कॉन्सेप्ट में हमें जितना कुछ पे जानना था वो सारा का सारा हमने पढ़ लिया है। तो रैपिड रीडिंग के बारे में भी पढ़ लिया, और अब हमने इसके अलावा जो साइलेंट रीडिंग थी उससे संबंधित जितना भी मैटर पढ़ना था वो भी हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया। तो ये जो टॉपिक है साइलेंट रीडिंग और रैपिड रीडिंग, तो ये दोनों प्रकार की रीडिंग हमने पढ़ ली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी यूनिट 2 के ही सी पार्ट में आपने न्यूज़पेपर, जर्नल्स एंड बुक्स की रीडिंग के बारे में भी पढ़ना है।
ठीक है, ये तो दोनों प्रकार की रीडिंग हो गई है, लेकिन यूनिट सेकंड के ही सी पार्ट में अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपको वहां पे इसी के साथ ही आगे लिखा हुआ मिल जाएगा रीडिंग ऑफ जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इनकी बात करेंगे, न्यूज़पेपर की रीडिंग, इसके अलावा जर्नल्स की रीडिंग, या फिर हम बात करेंगे बुक्स की रीडिंग के बारे में। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे आगे के टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने पेश हो जाऊंगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।